साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही लगा जा, आजा आजा। मीनाक्षी को शीशे में सजते संवरते गाना गाते हुए उसकी माँ देख लेती है। क्या बात है बेटी, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं माँ, खुश तो होना ही है। आपको पता है, मैं सबसे ज्यादा खुश तो इस बात से हूँ कि मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं हैं। बस एक ससुर, सास, मेरा पति, नंद और एक देवर। अपने कमरे में आराम किया करूंगी। मेरी जिंदगी तो बहुत आसानी से जाएगी। कभी कभी अपने पति के साथ घूमने भी चली जाया करूंगी। अच्छा है, मेरी बेटी जैसा तुम्हें ससुराल चाहिए, तुम्हें आखिर वैसा ही ससुराल मिल रहा है। अपने ससुराल में हंसी खुशी रहना और सबको खुशियाँ बांटना। ऐसा कहकर बबीता अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीतने के बाद उसकी शादी का दिन आ जाता है, जब वो दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर अपनी बारात का इंतजार कर रही होती है। ओए होए, आज तो मेरी शादी है। आज तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी। आज तो मेरी शादी है। बबीता बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने दूल्हे से शादी करती है, जिसके बाद वो विदा होकर अपने ससुराल आती है। उसके ससुराल में उसका बहुत ही धूमधाम से गृह प्रवेश किया जाता है। आ जाओ बहू, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अब से तुम इस घर की बहू रानी हो और हम सभी तुम्हारा परिवार। किसी भी चीज की दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे बताना, या तुम्हारी नटखट नंद को इसे बता देना। भाभी, आप किसी से कुछ बात शेयर करो या ना करो, मैं आपकी नंद हूँ। आप मुझसे सारी बातें शेयर कर सकते हो। अपने ससुराल में पहले दिन पर मीनाक्षी बहुत खुश होती है। सभी उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। इसके बाद अब सास उसको पहली रसोई की रस्म के लिए कहती है। बहू, आज ही हम पहली रसोई की रस्म भी कर लेते हैं, ताकि तुम्हें भी रसोई के बारे में सब पता चल जाए। आगे तुम्हें ही तो बनाना है। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं अभी जाती हूँ रसोई में और आप सभी के लिए कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ। मीनाक्षी ऐसा कहकर रसोई में आ जाती है और खुशी खुशी सभी के लिए अपने हाथों से पनीर की सब्जी, पूड़ी और खीर बनाकर तैयार करती है। हे भगवान, सभी को मेरे हाथों का खाना पसंद आना चाहिए। मीनाक्षी खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। जब सभी खाना खाने के लिए आते हैं तो खाना देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, ये क्या, ये इतना सा खाना किसके लिए बनाया है? इतने में तो हमारे दांत भी गीले नहीं होने वाले। ये सुनने के बाद मीनाक्षी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। लगता है खाना ज्यादा ही स्वादिष्ट है, तभी माँ जी ऐसा बोल रही हैं। मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा भी बना देना चाहिए था। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं और खाना बना कर लाती हूँ। अब बेचारी मीनाक्षी रसोई में जाती है। दोबारा से ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है। इस बार वो इतनी सारी रोटी बनाती है कि वो रोटी बनाते बनाते भी थक जाती है। अरे बहू, जल्दी से रोटी लेकर आ जाओ, हमारी रोटी खत्म होने वाली है। उफ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ का खाना इतना अच्छा लगेगा कि वो भर भर कर खाना शुरू कर देंगे। मीनाक्षी खुद से ही ये सब कहने के बाद गर्मा गर्म रोटी लाकर सभी को देती है। कुछ देर में सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उफ, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई। चलो, अब रात का खाना बनाने में थोड़ा तो समय है, मैं आराम करने अपने कमरे में चली जाती हूँ। वो अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसकी सास संतोषी उसे रोक लेती है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? जाने से पहले अपने हिस्से का ये शगुन तो ले जाओ। बहू ने खाना अच्छा बनाया, खाने में मजा भी आया। ये लो बहू, अपना शगुन। इतना खाना बनाने के बाद और सभी को भर भर खिलाने के बाद जब मीनाक्षी को उसका शगुन मिलता है तो उसकी थकान वहीं खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो भी थोड़ा सा खाकर आराम करने अपने कमरे में आ जाती है। फाइनली अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। रात को तो इतना खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबने पहले ही इतना जो खा लिया है। कुछ 1 घंटे बाद ही उसके दरवाजे पर संतोषी खटखट बजाना शुरू कर देती है। बेचारी मीनाक्षी नींद से जाग जाती है और दरवाजा खोलती है। अरे माँ जी, क्या हुआ, कोई काम था क्या? हाँ बहू, काम ही है। मैं ये कह रही थी कि क्यों ना तुम अब रात के खाने की तैयारी कर लो। क्यों माँ जी, इतनी जल्दी क्या है? 2 घंटे में तो खाना बन ही जाता है, आराम से बना लूंगी, किसी बात की जल्दी थोड़ी है। अब अरे बहू, इतनी फुर्ती तो मेरे अंदर भी नहीं थी जितनी तुम सोच रही हो। इतना सारा खाना तुम 2 घंटे में कैसे बनाओगी? इतना सारा खाना मतलब मैं समझी नहीं। हम हैं कितने लोग? थोड़ा सा तो खाना बनेगा माँ जी। ओहो बहू, ये जितना सारा तुमने खाना बनाया था इसका डबल तो हमारी प्रीति अकेले ही खा जाती है। बाकी सबको तो पूरा पतीला भर के सब्जी चाहिए होती है। तुम्हारे ससुर 30 रोटी खाते हैं
मैं भी इतनी ही खाती हूँ। तुम्हारी ननद को एक पतीला सब्जी के साथ खूब सारी रोटी चाहिए। आखिर खाते पीते घर के हैं हम लोग। ये सुनते ही मीनाक्षी हैरान हो जाती है। अगर इतना सारा खाना एक ही इंसान अकेले खा जाता है तो आखिर मुझे कितना सारा खाना बनाना पड़ेगा। बहू, मैंने तुम्हें सभी के खाने का हिसाब किताब बता दिया है और अपने देवर का भी ध्यान रखना। वो ही तुम्हारे पति के जितना ही भर भर के खाता है। जाओ अब रात के खाने की तैयारी कर लो, कहीं रात का खाना देरी से ना बने। संतोषी के ये कहने पर मीनाक्षी तुरंत रसोई में जाती है और फटाफट बड़े बड़े पतीले सब्जी के चढ़ाना शुरू कर देती है। वो एक में खूब सारी आलू बैंगन की सब्जी बनाती है, दूसरे में खूब सारा रायता बनाती है और इधर एक चूल्हे पर रोटियां बनाना शुरू कर देती है। ऐसे तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं जैसे मैं ससुराल वालों के लिए खाना नहीं बल्कि किसी भंडारे के लिए खाना बना रही हूँ। आखिर मेरे ससुराल वाले इतना सारा खाना खाते कैसे हैं? मीनाक्षी जैसे तैसे करके सभी के लिए भर भर के खाना बनाती है और वो खाना यूं ही मिनट में खत्म भी हो जाता है। इतना सारा खाना बनाते बनाते मीनाक्षी को रात हो जाती है और इतना सारा खाना सभी के खाने पर खत्म भी हो जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मेरे ससुराल वालों में सभी के पेट में कुआं जमा हुआ है क्या, जो खाना उस कुएं में चला जाता है? आखिर इतना सारा खाना जाता कहाँ है? मुझसे तो 2 रोटी भी नहीं ठीक से खाई जाती और ये लोग भर भर के खाना खाते हैं। इसी तरह 2 से 4 दिन निकलते हैं और बहू सुबह का खाना दोपहर तक बनाती और दोपहर का खाना शाम तक बनाती और रात का खाना शाम से ही बनाना शुरू कर देती है। तब जाकर रात को उसका खाना बनकर तैयार होता है, जिसमें कि वो बहुत ज्यादा थक जाती है। शादी से पहले क्या क्या सपने सजाए थे। सोचा था छोटा सा परिवार है, हंसी खुशी रहूंगी, कभी कभी अपने पति के साथ घूमने भी चली जाया करूंगी। लेकिन यहाँ तो मुझे रोटी बनाते बनाते ही मेरी चौथी परात चल रही है और अभी तक सबके पेट भी नहीं भरे। आज तो मैं इस बारे में अपने पति से बात जरूर करूंगी। मीनाक्षी रात का खाना सभी को खिलाने के बाद अपने कमरे में जब आराम करने जाती है तो अपने पति से कहती है, देखो जी, कब तक मैं ऐसे ही खाना बनाती रहूंगी? सुबह बनाना शुरू करो तो नाश्ता ही 12 बजे तक खत्म होता है, उसके बाद दोपहर का खाना अलग जो शाम 4 बजे खत्म होता है, फिर शाम को 5 बजे खाना बनाना शुरू करती हूँ और रात को खाना 11 बजे जाकर खत्म होता है। मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। घर वाले इतना ज्यादा खाना क्यों खाते हैं? मीनाक्षी की बात सुनते ही सुधीर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, अरे ये क्या बात हुई? अभी तुम्हें आए हुए 4 दिन नहीं हुए और तुम मेरे परिवार के खाने से ही थक गई। वो तो शुक्र है कि ज्वाइंट फैमिली नहीं है, वरना तो तुम्हारी बात ही कुछ और होती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारा छोटा सा परिवार है। और चलो अगर कोई थोड़ा एक्स्ट्रा भी खा लेता है तो क्या हुआ? क्या तुमसे परिवार का खाना भी नहीं बनाया जा रहा है? ये सुनते ही मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि बस करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर सुधीर गुस्से में वहां से चला जाता है और मीनाक्षी उसे रोक भी नहीं पाती। यहाँ मीनाक्षी को उसके पति का भी साथ नहीं मिल पाता और वो बेचारी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। आखिर में वो थक कर अपनी माँ को फोन मिलाती है और उन्हें अपने घर के बारे में बताती है। माँ, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। सुबह बनाना शुरू करती हूँ तो 12 बजे तक खाकर हटते हैं, दोपहर में बनाती हूँ तो शाम को 4 बजे खाकर हटते हैं और उसके बाद रात का खाना तो और भी ज्यादा लेट हो जाता है। रोजाना मैं इतना सारा भर भर के खाना बनाकर थक जाती हूँ। ये अपने कैसे ससुराल में मेरी शादी कर दी है? अरे बेटी, शादी से पहले तो तू कितनी खुश थी कि तेरे घर में ज्यादा लोग नहीं, और अब तो इतनी परेशान हो रहे हैं। थोड़ा बहुत तो बेटा एडजस्ट करना ही पड़ता है। तुझे थोड़ा समझना होगा और अपने ससुराल वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। बबीता अपनी बेटी को समझा बुझाकर फोन रख देती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, मेरी बेटी को अभी इतना काम करने की आदत नहीं है, शायद इसी वजह से वो अपने ससुराल में परेशान हो रही है। धीरे धीरे इसे आदत पड़ जाएगी। बबीता ऐसा सोच कर रह जाती है और उधर बेचारी मीनाक्षी अपना एक रूटीन ही बना लेती है, लेकिन इस रूटीन में वो बहुत ज्यादा थक जाती है। ऊपर से अब उसे बाजार से सब्जियां भी खुद ही लेकर आनी पड़ती हैं। ये भगवान, एक समय की सब्जी भी पूरे 10 किलो भर कर लाद रही हूँ। इतनी सारी सब्जियां तो हमारे घर में एक सप्ताह चला करती थी। मीनाक्षी के दोनों हाथों में भारी भरकम सब्जियों के थैले भरे होते हैं। वो घर की तरफ चलकर जा रही होती है, तभी उसकी नजर एक न्यू मैरिड कपल पर पड़ती है, जो आइसक्रीम की दुकान पर बैठकर प्यार प्रेम से आइसक्रीम खा रहे होते हैं। एक ऐसी ही जिंदगी मैंने अपने लिए भी सोची थी, लेकिन मेरी जिंदगी तो रसोई में ही सिमट कर रह गई है। मैं तो भर भर के खाना बनाकर ही इतनी दुखी हो गई हूँ कि बाहर क्या ही जा पाऊंगी। और जब बाहर आती हूँ तो बस साग सब्जी ही खरीद पाती हूँ। अपने पति के साथ तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता।
मीनाक्षी इतना ज्यादा उदास हो चुकी थी कि उसके सारे सपने जैसे चूर चूर हो चुके हो। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन बबीता को उसकी बेटी की बहुत याद आती है। मेरी बेटी की शादी को कई दिन हो गए हैं और मैंने अभी तक देखा भी नहीं कि वो अपने ससुराल में कैसे रह रही है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मुझे एक बार उसके पास जाकर मिलना चाहिए। मुझे देखकर खुशी का ठिकाना नहीं होगा उसका। बबीता ऐसा सोचकर अपनी बेटी से मिलने शगुन के कुछ सामान के साथ उसके ससुराल आ जाती है, जहां उसके ससुराल वाले उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। अरे बहन जी, आपने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। अब तो आपकी बेटी बहुत खुश हो जाएगी आपको देखने के बाद। जी बहन जी, मुझे भी अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए उससे मिलने चली आई। जी बिल्कुल, आपका ही घर है, जब मर्जी आप आ सकते हो। जाओ कुणाल, जरा अपनी भाभी को जाकर कह दो कि हमारे नाश्ते के साथ साथ अपनी माँ का भी नाश्ता लेकर आए और बता देना उनकी माँ आई है मिलने के लिए। ठीक है, मैं अभी बोल देता हूँ भाभी से। कुणाल जब रसोई में आता है तो बेचारी मीनाक्षी पसीने में पूरी भीगी होती है और चूल्हे पर रोटी बना रही होती है। भाभी जी, आज तो आपसे मिलने आपकी माँ आई है, आपका बाहर इंतजार कर रही है। सभी के नाश्ते के साथ उनका भी नाश्ता ले आना। अपनी माँ का नाम सुनते ही मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। वो झटपट नाश्ता बनाने की कोशिश करती है और जल्दी से सभी के लिए नाश्ता लाकर टेबल पर लगा देती है। अब यहाँ बबीता देखती है कि उसकी बेटी उसके लिए थोड़ा सा नाश्ता लाती है, लेकिन बाकी सबके लिए भर भर के पतीलों में नाश्ता लाती है। हे भगवान, ये लोग डांगर हैं क्या, जो ये इतना सारा खाना नाश्ते में ही खा रहे हैं। बबीता ने तो अपना नाश्ता शुरू भी नहीं किया था, इतनी ही देर में उसकी बेटी के ससुराल वाले नाश्ता आधा खत्म भी कर चुके होते हैं। हे भगवान, इसका मतलब मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही थी। ये लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा खाते हैं। ये सब इतना भर भर के नाश्ता कर रहे हैं तो सोचो खाना कितना भर भर के खाते होंगे, तभी मेरी बेटी की ये हालत हो रही है। बबीता उस समय तो किसी से कुछ नहीं बोलती। अपनी बेटी से मिलने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद वो अपनी बेटी से फोन पर बात करती है। बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। पता नहीं तुम ये सब कैसे इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। तुम्हारे ससुराल वाले तो सच में बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ है उन्हें जो वो इतना सारा खाना खा जाते हैं, वो भी एक ही समय में। माँ, ये तो मुझे खुद नहीं पता। आपने पति को कुछ कहती हो तो उन्हें बुरा लग जाता है, इसीलिए मैंने अब कुछ बोलना ही छोड़ दिया। कोई बात नहीं बेटी, तुम घर में किसी और से इस बारे में पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर क्या वजह है इतना सारा खाना खाने की। आखिर तुम्हारे ससुराल वालों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर भी है बेटी। अपनी माँ के ये कहने पर मीनाक्षी के मन में भी अब सवाल उठने लगता है। वो मौका देखते ही अपने नंद प्रीति से पूछती है। नंद जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इस घर में सभी लोग भर भर के खाना क्यों खाते हैं? नॉर्मली इंसान इतना खाना नहीं खाता, फिर सब लोग इतना खाना कैसे खा लेते हैं और इतना खाना पचाते कैसे हैं? पता नहीं भाभी, 1-1.5 साल से तो सभी इतना ही खाना खा रहे हैं। माँ और मैं तो बहुत ज्यादा दुखी भी हो चुके थे इतना खाना बनाते बनाते, इसीलिए माँ ने भैया की शादी भी करा दी और आपको हम इस घर में ले आए। कहीं ना कहीं ये सुनकर अभी भी मीनाक्षी के मन में सवाल रह जाता है और अब उसे दुख भी था कि वो इस घर में सिर्फ इसलिए ही आई थी। अब दिन रात इतना भर भर के खाना बनाने के चलते उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी बन गए हैं और वो काफी कमजोर भी हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का कोई सल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। एक दिन जब वो बाजार से हरी सब्जियां लेकर आ रही होती है तो इतना सारा खाना बनाते बनाते शरीर में कमजोरी इतनी आ गई है कि कहीं मैं चलते चलते बेहोश ही ना हो जाऊं। चलते चलते मीनाक्षी को एक दीवार पर पोस्टर दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है, अरे ये क्या, इस पोस्टर पर तो लिखा है कि आजकल तरह तरह की बीमारी चल रही है, किसी को ज्यादा खाने की तो किसी को कम खाने की। ऐसे लोगों का इलाज होना बहुत जरूरी है। इलाज के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। अच्छा, तो ये बात है, मेरे ससुराल वाले बीमार हैं। मुझे इस नंबर पर बात करके डॉक्टर से मिलना चाहिए। घर आने के बाद मीनाक्षी घर के सभी लोगों को इसके बारे में बताती है। माँ जी, आप लोग इतना खाना खाते हो, मैंने आज ही एक पोस्टर पढ़ा कि ज्यादा खाना खाना एक बीमारी होती है, इसका भी इलाज है। मेरे साथ आप लोग डॉक्टर से मिलने चलिए ना। हे भगवान, क्या हो गया है आजकल की बहुओं को? काम से बचने के लिए इतनी काम चोरी करती है कि पूछो ही मत। लगता है बहू रसोई में खाना बनाकर थक गई हो, तभी हमारी बीमारी का बहाना लगाकर बचना चाहती हो। अरे बहू, अगर ऐसी कोई बात होती तो हमें कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए थी ना। अरे ये तो हर इंसान की खुराक के ऊपर है। अब हम लोग ज्यादा खाना खाने वाले हैं तो इसमें कोई बीमारी वाली बात नहीं, हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। और अगर तुम ज्यादा ही खाना बनाकर थक गई हो तो कोई बात नहीं, आज से हमारे लिए खाना मत बनाना। अब मीनाक्षी बेचारी वहां भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। मीनाक्षी बहुत सोचने के बाद डॉक्टर से फोन पर बात करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करती है। वो डॉक्टर से अकेले ही मिलने जाती है।
डॉक्टर साहब, मेरे ससुराल वालों को मेरी बात पर यकीन नहीं है और मुझे लगता है कि ये बीमारी है। जिस तरह आप मुझे बता रहे हो उस तरह से तो यही लग रहा है कि सभी बीमार हैं, तभी वो इतना खाना खा रहे हैं। और ये बीमारी बहुत अलग तरीके की है। ये अभी तो कोई नुकसान नहीं देगी, लेकिन बहुत समय बाद नुकसान जरूर देगी। अगर अभी इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो दिक्कत बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, भर भर के खाना बनाते हुए मैं भी बीमार पड़ चुकी हूँ। मुझे अपने ससुराल वालों की बीमारी को छुटकारा दिलाना ही होगा। आप इलाज शुरू करो, मैं खाने में दवाई मिलाकर उन्हें खिला दिया करूंगी। डॉक्टर मीनाक्षी को ढेर सारी दवाइयाँ देता है। मीनाक्षी उन दवाइयों को खाना बनाने के बाद खाने में मिला देती है। इस तरह रोजाना दवाई खाते खाते उसके ससुराल वालों की भूख धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगी। उन्हें अब पहले की तरह भूख नहीं लगती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब जाकर मेरे ससुराल वालों की भूख कम हो गई। कम से कम अब मुझे पहले की तरह भर भर के खाना तो नहीं बनाना पड़ रहा है। बस एक बार उनकी ये बीमारी दूर हो जाए, फिर उन्हें सारा सच बता दूंगी। मीनाक्षी खुद से ऐसा कहने के बाद खाने में दवाई मिला ही रही होती है कि अचानक तभी उसकी सास उसे देख लेती है। हाय हाय बहू, तुम ये क्या कर रही हो? हमारे खाने में जहर मिला रही हो क्या? नहीं माँ जी, तौबा तौबा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं अपने ससुराल वालों को क्यों मारूंगी? हाँ, मैं तो आप लोगों का इलाज कर रही हूँ। जो सभी के अंदर बीमारी है ज्यादा खाना खाने की, ये उसी की दवाई है। आप लोगों ने मेरे कहने पर डॉक्टर से बात नहीं की, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए डॉक्टर से खुद जाकर बात की। उन्होंने मुझे दवाई दी थी। उसके बाद अब आप लोगों की भूख पर भी पहले से कंट्रोल है। अरे हाँ बहू, इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। पहले के मुताबिक अब हम लोग उतना खाना नहीं खा रहे हैं। क्या है ये दवाई का असर? जी माँ जी, ये दवाई का ही असर है और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। संतोषी इस बारे में घर में सभी को बताती है, जिसके बाद सभी डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर की सलाह भी लेते हैं। आखिर में सभी को ये एहसास होता है कि उन्होंने मीनाक्षी के बारे में बहुत गलत सोचा और सबसे ज्यादा सुधीर को। वो मीनाक्षी से माफी भी मांगता है। मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, तुमने मेरे घर वालों के बारे में इतना सोचा और मैंने उस दिन तुम्हें क्या कुछ नहीं कह दिया, बल्कि मुझे तो तुम्हारा साथ देना चाहिए था एक पति होने के नाते। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कभी कभी हम उन चीजों पर गौर नहीं कर पाते जो हमें गलत नहीं लगती। बस मैं जानती हूँ उस समय मैंने आप सभी के लिए अकेले इतना सारा भर भर के खाना कैसे बनाया था। मीनाक्षी की यह बात सुनकर कहीं न कहीं प्रीति और संतोषी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, गलती तो हमारी भी थी। हमें भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करवाना चाहिए था। हमने भी तुम्हें कभी समझा नहीं, उसके लिए हमें भी माफ कर देना। हाँ भाभी, आप अकेले ही रसोई में काम किया करती थी और हम सारे भर भर के खाया करते थे, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हम सभी मिलकर काम किया करेंगे और मैं आपकी मदद करवाऊंगी। अब से आप अकेले रसोई में काम नहीं करोगे। हाँ हाँ नंद जी, जो हुआ उसे छोड़िए और मुझसे माफी मत मांगिए। आप सब लोग मुझे समझ गए, मेरे लिए इतना ही काफी। सभी की बातें सुनकर मीनाक्षी को बहुत अच्छा लगता है। आखिरकार उसकी सबसे बड़ी परेशानी अब खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसके ससुराल वाले बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अब वो अपने ससुराल में वैसी जिंदगी जीती है जैसी उसने कल्पना